हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपने इतने डिटेल में, इतने अच्छे से और इतने समझदारी के साथ कभी भी नहीं पढ़ा होगा आपके अपने ऑफलाइन क्लासेस में। तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। लंबा होने के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम में जितना मैं आज यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा इससे बाहर मेटल एंड नॉन मेटल में नहीं आने वाला। तो आज का सेशन अगर आप कंप्लीट पूरी तरीके से देख लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट होगा। तो ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल और आपके प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय मयंक पांडे पे। और शुरू करता हूं आज का सेशन मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि मेटल क्या होता है, व्हाट इज मेटल। आपने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता है मेटल क्या होता है। व्हाट इज मेटल। मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, धातु। मेटल को क्या बोलते हैं, धातु हिंदी में। तो मेटल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भैया जैसे कॉपर होता है या फिर जिंक होता है या फिर आयरन होता है या फिर गोल्ड होता है या फिर सिल्वर होता है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। बट आप पहचानेंगे कैसे कि ये मेटल है कि नहीं नॉन मेटल है। तो मेटल की सबसे बड़ी कैटेगरी ये होती है कि ऐसे सब्सटेंसेस विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दें, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दें और क्या बनाएं, कैटायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम लोग मेटल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और क्या बना लेता है, Na+। ठीक है, Na+। ठीक है, सोडियम आयन ये क्या है, कैटायन बन गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, इसने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला और क्या बन गया, पोटेशियम K+। उसके बाद कैल्शियम है, ये भी क्या करता है, ये भी क्या करता है, ये भी अपना दो इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या करता है, Ca2+ बनाने की क्षमता रखता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, उन्हें निकाल करके क्या बनाने की क्षमता रखते हैं, क्या बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मेटल्स। ठीक है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव दो टाइप का नेचर पाया जाता है केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन लवर। जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव कहलाता है और जो इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं करता वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। मतलब जो प्यार करता है वो क्या चाहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन भैया किसी और के पास ना जाने पाए, मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहे। ठीक है, तो ऐसे मेटल, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को किसी और के पास जाने नहीं देना चाहते, उन्हें इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। और ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को बड़े इजीली डोनेट कर देते हैं, यानी मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं पक गया हूं इससे, मैं थक गया हूं इससे, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, आप इस इलेक्ट्रॉन को ले जाइए तुरंत। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जितने भी मेटल होते हैं वो सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, यानी उनको इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी डोनेट करना होता है। और ये एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इजेक्ट कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर क्या बना लेते हैं, कैटायन बना लेते हैं और खुद हो जाते हैं स्टेबल। ठीक है, समझ गया इतनी बात। दूसरी क्या हो गई, दूसरा होता है नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस विच हैज अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स एन आयन इज नोन एज नॉन मेटल। ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करें, अपने ओर आकर्षित करें या एक्सेप्ट करके
एनायन बनाने की टेंडेंसी रखें। जैसे क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन और क्या बना देता है, Cl माइनस। इसी तरीके से मान लीजिए आपने ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बना देता है, O2 माइनस। तो ये सब क्या बना दिए, एनायन बना दिए। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी रख लेते हैं और क्या बना देते हैं, एनायन बना लेते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, नॉन मेटल। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए कैसा नेचर होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन लवर होगा। इलेक्ट्रॉन लवर इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन हेटर इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इस तरीके का मेटल एंड नॉन मेटल का कुछ चीजें हैं। अब जो मेटल्स होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है बेटा, भौतिक गुण। क्या बोला जाता है, भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण ऑफ धातु एवं अधातु। नॉन मेटल का मतलब अधातु, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे पहला है फिजिकल स्टेट, फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। तो मेटल क्या होते हैं बेटा, मेटल जनरली आप मेटल को हमेशा देखते होगे किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। फिजिकल स्टेट को हिंदी में कहते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब जिस स्टेट में ये प्रेजेंट होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है, आपके नेचर में, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक अवस्था, यानी क्या, फिजिकल स्टेट। अरे एक सेकंड बेटा, माइक उल्टा लग गया। फिलहाल उससे कोई समस्या नहीं, बट ये लाइट जलती रहती तो दिखती रहती है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं पता चला पढ़ाते पढ़ाते ऑफ हो जाए और सन्नाटा हो जाए पूरे वीडियो में। ठीक है, तो हाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, वैसे ऐसे जनरली कभी होता नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का क्या भरोसा, कब धोखा दे जाए, है ना। तो अधातु समझ गया बेटा। उसके बाद मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बट Hg क्या होती है बेटा, मरकरी, मर्क्यूरी, मर्जाक्यूरी मतलब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है। ये किसमें पाया जाता है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल कंडीशंस पे क्या पाया जाता है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है मर्क्यूरी। इसको हिंदी में पारा भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पारा। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स बेटा सॉलिड में भी पाए जाते हैं या फिर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या, ब्रोमीन। ब्रोमीन हमेशा पाया जाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में। ब्रोमीन प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो वैसे तो मेटल हमेशा क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री हमारी बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है और बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री इम्पॉसिबल है, तो एक्सेप्शन तो होना जाहिर सी बात है। तो सभी मेटल्स क्या होते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन एक तो भाई साहब ये हैं Hg, इन्होंने कहा ना हम तो नियम कानून मानेंगे ही नहीं, हम लिक्विड स्टेट में रहेंगे। वैसे ही जितने नॉन मेटल्स होते हैं या तो वो सॉलिड स्टेट में होते हैं या तो वो गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगली बात करते हैं लश्चर। लश्चर को हिंदी में बोलते हैं बेटा आभा। लश्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आभा। लश्चर क्या होता है, देखो मेटल्स आपने ध्यान दिया होगा कि जो मेटल्स होते हैं उस पर एक शाइनी सरफेस होता है। जैसे ये देखो मैंने ये रिंग पहना हुआ है, निकालता हूं मैं, तो ये इस पे देखिए एक शाइनी सरफेस है। ठीक है, तो मेटल्स पे क्या होती है, एक शाइनी स्पेशल टाइप का शाइन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लश्चर कहते हैं। ठीक है, तो मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, नॉन मेटल डज नॉट हैव अ शाइनिंग सरफेस। मेटल्स के पास शाइनिंग सरफेस होती है लेकिन नॉन मेटल के पास शाइनिंग सरफेस नहीं होती है। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट ये दो ऐसे नॉन मेटल हैं जिनके पास क्या होती है, जिनके पास
लस्टर होता है, जिनके पास आभा होता है। यानी ग्रेफाइट आपने देखा होगा चमकता रहता है बढ़िया बढ़िया, और आयोडीन भी क्या होता है, चमकता रहता है। अच्छा, सोडियम पोटेशियम ये सब भी मेटल्स हैं, ये सब भी चमकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए जैसे ही आप इनको हवा में निकालते हो इनका शाइनी सरफेस क्या होता है, थोड़ी देर में डल हो जाता है, फेड हो जाता है। तो जैसे ही आपने सोडियम का बढ़िया पीस लिया, आपने इसको कट किया, कट करने के बाद जो ये पीस आपको दिखेगा ना, एकदम शाइनी रहेगा, एकदम लस्ट्रस रहेगा, ठीक है, एकदम लस्ट्रस सरफेस होगा। बट थोड़ी देर बाद ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड की एक लेयर बना देगा, जिससे इसकी शाइनी सरफेस तुरंत खत्म हो जाएगी विद इन अ सेकेंड, मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेता ये, ठीक है। अगला क्या है बेटा, हार्डनेस। हार्डनेस को क्या बोलते हैं बेटा, कठोरता। कठोरता, हार्डनेस को क्या बोलते हैं बेटा, कठोरता। तो कठोरता क्या है, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स। सभी मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब यार कठोर होते हैं। सभी मेटल्स क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन सिर्फ किसको छोड़ करके, एल्कली मेटल्स। हमेशा याद रखिएगा, एल्कली मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, मतलब इनको आप नाइफ से कट कर सकते हैं, कैन कट इजिली बाय द नाइफ। यानी ये इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनको चाकू से ऐसे काट डालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एल्कली मेटल्स, ठीक, एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। और नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। अगर नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मतलब नॉन मेटल को आप काट सकते हो, तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन डायमंड को नहीं भैया। डायमंड इज द हार्डेस्ट थिंग। डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे कठोर चीज है अगर कुछ भी, तो वो है हमारा हीरा यानी डायमंड। लेकिन कभी देखना डायमंड को जला मत देना, भैया कठोर है तो चलो जला देते हैं, जलेगा नहीं। डायमंड इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मतलब डायमंड एक टाइप का कार्बन होता है बेटा, और जब इसको आप जलाएंगे तो ये O2 से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा या CO2 बना के उड़ जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। हीरा, आपने करोड़ों का हीरा लिया और आग में डाल दिया, आपने सोचा यार बहुत कठोर है, जले वलेगा नहीं, तो क्या हुआ, गैस बन के उड़ गए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, खत्म, करोड़ों रुपए धुआं बन गया है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो मैलिएबल, अगला, अगली क्या एक्सेप्शन, अगला क्या प्रॉपर्टी है, मैलिएबल। तो मैलिएबिलिटी होती है, मैलिएबल और मैलिएबिलिटी क्या है, इसका एक गुण है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। मैलिएबल क्या होता है, उसका वर्ब फॉर्म है। तो मैलिएबल को हिंदी में कहते हैं मलनीयता। मलनीयता का मतलब क्या होता है, अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, मेटल्स के अंदर मैलिएबिलिटी का क्या पाई जाती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि इनको ठोक पीट करके क्या करना, थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर। जैसे मान लो आपने इतना बड़ा एक मेटल का पीस लिया, इसको ऊपर से क्या किया, हथौड़े से पीटा, ठीक है, पीटते 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 क्या हो जाएगा, ये एक ऐसे बढ़िया शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहेंगे मैलिएबिलिटी, इसको कहेंगे मैलिएबिलिटी। लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होगा, अगर आप हथौड़े से मारेंगे तो टूट जाएगा। तो मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल। तो मैलिएबिलिटी का उल्टा उधर क्या होता है, ब्रिटिल, मतलब जिसके अंदर मैलिएबिलिटी नहीं होगी वो ब्रिटिल होगा। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटिल होते हैं, और मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। तो मेटल्स आर मैलिएबल एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल, ठीक है। तो मेटल ब्रिटिल और मैलिएबल दो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, दोनों अपोजिट होती हैं। अगली बात कर रहा है डक्टिलिटी, डक्टाइल, तन्यता। डक्टाइल क्या होता है, मेटल्स को आप खींचते चले जाइए तो वो बढ़ते चले जाएंगे, यानी उनकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, वो टूटेंगे नहीं, और उनको आप एक पतले पतले ऐसे वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी भी होती है कि मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी तन्य होते हैं, इनको आप तान सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल हैव लैक ऑफ डक्टिलिटी एक्सेप्ट प्लास्टिक एंड सल्फर। मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी होती है, नॉन मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी नहीं होती है। लेकिन नॉन मेटल में दो चीज है, एक तो प्लास्टिक और एक सल्फर। ये दो ऐसे आपके क्या है, सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर डक्टिलिटी के गुण भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक और सल्फर को आप खींच सकते हो। अगली बात है टेंसाइल स्ट्रेंथ।
तन्यता क्षमता, ठीक है, तन्यता क्षमता। तन्यता क्षमता, तन्यता क्षमता क्या है? मेटल्स हैव वेरी हाई टेंसाइल एक्सेप्ट एल्कलीज। तन्यता का मतलब जितना चाहो इनके ऊपर भार लटका दो, ये जल्दी टूटेंगे नहीं, जल्दी खींचेंगे नहीं, ये इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मतलब जैसे मान लो लोहे का रॉड लिया और उस पर तुमने क्या किया, 1 टन ऐसे लटका दिया, 1 टन वेट, तो ये आराम से क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा, मतलब उसको आराम से क्या करेगा, सह लेगा। लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसी दिक्कत नहीं है, नॉन मेटल के साथ ऐसे प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। आप कोयले पे भरोसा कर सकते हैं क्या कि कोयला इतना बड़ा सा लो, उसको ऊपर से ऐसे बांध दो और नीचे उसके ऊपर 1 टन की वेट लटका दो, कोयला टूटेगा नहीं, तुरंत टूट जाएगा, बस ब्रेक हो जाएगा बीच से, ठीक है। तो इसलिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ये बताता है मजबूती कितनी है। तो भैया मेटल्स तो मजबूत होते ही हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो इनके अंदर क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन एल्कलीज को छोड़ करके। अब एल्कलीज पे भरोसा मत कर लीजिएगा, क्योंकि वो तो जब चाकू से जब कट जा रहे हैं तो उनके ऊपर क्या ही भरोसा करोगे आप। तो एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज जो है उनके लेस टेंसाइल होते हैं, लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, समझ गए। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें क्या होती है, कम होती है। आगे चलते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट एल्कलीज। मेटल्स जनरली जो भी होते हैं, जैसे आप आयरन की बात करें तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है बेटा 1600 डिग्री सेल्सियस। कलर थोड़ा मजा नहीं दे रहा है ना, ठीक है। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट एल्कलीज, यानी मेटल्स जो होते हैं उनमें आप उनका आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जैसे लोहा है, आयरन है, तो उसका लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन एल्कलीज को छोड़ करके बेटा, एल्कलीज जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब एल्कली का मेल्टिंग पॉइंट तो समझ लो कि आप ठंडे पानी में डालते हो तो रिएक्शन करके थोड़ी सी हीट जनरेट किया और पिघल गया, तुरंत जो है लिक्विड स्टेट में आ जाता है। यानी इनकी एल्कलीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत ज्यादा कम होता है, यानी पानी के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है, ठीक है। और इनको आप अगर जला दोगे, इनको अगर आप डायरेक्ट ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आग लगा दोगे तो ये बहुत भयंकर ब्लास्ट करते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा इनको गलाने की। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ करके। अब डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ करके इसलिए क्योंकि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, चारों बॉन्ड उसके बढ़िया कार्बन से जुड़े होते हैं, नो प्रॉब्लम, इसलिए इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है। ऐसे ग्रेफाइट भी होता है, इसमें भी इसके 3 बॉन्ड जुड़े होते हैं, ठीक है, 3 बॉन्ड जुड़े होते हैं। इन बॉन्ड्स को तोड़ करके और इनके बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसेस को बढ़ाना बड़ी मुश्किल काम हो जाती है। इस वजह से डायमंड और ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये काफी ज्यादा हाई होता है। बाकी नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आती है डेंसिटी। तो डेंसिटी में भी आप ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। डेंसिटी को क्या कहते हैं हिंदी में, घनत्व, घनत्व। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा, गलनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक। तो इनका मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एल्कली को छोड़ करके, और नॉन मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, किसको छोड़ करके, डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ करके। डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट एल्कलीज, बट नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। एल्कलीज को छोड़ करके बाकी जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है, लेकिन एल्कलीज की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों, देखो, अगर आप पानी में
आयरन का पीस डालोगे तो डूब जाएगा, लेकिन आप अगर सोडियम डालोगे तो ऐसे तैरता रहता है, पोटेशियम डालोगे तो तैरता रहता है। तो एल्कलीज की डेंसिटी कम होने की वजह से ये वाटर पर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। एल्कलीज जो होते हैं ये दे कैन फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, यानी वाटर सरफेस पे आराम से ये फ्लोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर से भी ज्यादा कम है। नॉन मेटल्स के पास तो वैसे ही डेंसिटी कम है, तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। घुलनशीलता, घुलनशीलता का मतलब ये हो गया कि कितना ये घुल सकता है। तो मेटल्स आर सॉल्युबल इन एनी सॉल्वेंट। मेटल्स हर प्रकार के सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं, लेकिन नॉन मेटल सिर्फ पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ही घुलते हैं। अब सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन ये सब क्या होता है, ये सब आइएगा 11th में तो बात किया जाएगा। अभी आप पहले बोर्ड एग्जाम दे लीजिए, नहीं तो अब इसके बारे में भी चर्चा होती है। अगर ये रेगुलर क्लास होती तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट्स ये सब सारी चीजें एक एक चीज बड़ा डिटेल में डिस्कस होती है, बट अभी उसकी कोई नीड नहीं। अभी आपको बोर्ड एग्जाम की सिर्फ प्रिपरेशन करना है, तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर क्या है, मेटल्स आर सॉल्यूबल इन एनी सॉल्वेंट। मेटल्स क्या होते हैं, किसी भी प्रकार के सॉल्वेंट में घुल सकते हैं। सॉल्वेंट मतलब जिसमें घोला जा सका। लेकिन नॉन मेटल्स सिर्फ ऐसे ही सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होंगे जिनमें उनकी प्रॉपर्टी क्या कर रही होगी, अलाउ कर रही होगी कि भाई तुम इसमें घुल सकते हो। सब में नहीं घुल जाएंगे, नॉन मेटल हर चीज में नहीं घुलेगा। ठीक है, समझ गए ना? एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन को क्या कहते हैं बेटा? मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके एक नए प्रकार का मेटल बना देना, जिसकी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी सब उनके ओरिजिनल मेटल जिनसे वो मिल करके बने हुए हैं उनसे काफी ज्यादा अलग हो। जैसे मान लीजिए आपने लोहा लिया, लोहे का आपको बर्तन बनाना था, तो आपने आयरन का बर्तन बनाया और धीरे धीरे वो क्या हो गया, उस पर कोरोजन आने लगा। फिर आपने क्या किया, आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिक्स किया, थोड़ा सा क्या कहते हैं मैग्नीज या मैग्नीशियम मिक्स किया, और आपने क्या बना दिया, उसको स्टील बना दिया। स्टील बनाने पर अब वो क्या बन गया, स्टेनलेस स्टील बन गया। अब उसमें कोई जंग नहीं लग रही है और स्टेनलेस स्टील का बर्तन आप घर में डेली यूज कर रहे हैं। है वो आयरन ही, लेकिन आयरन का क्या है, एलॉय है, उसमें कुछ और चीजें मिक्स की गई हैं जिससे उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई। तो प्रॉपर्टीज चेंज होने का मतलब उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी? नंबर 1 उसका मेल्टिंग पॉइंट बदल जाएगा, नंबर 2 उसका बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा, नंबर 3 उसकी रिएक्टिव एक्टिविटी बदल जाएगी, यानी रिएक्शन कितनी तेजी से किसके किसके साथ कर सकता है, ये सब प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। तो ये दो तीन चीजें बदलने के लिए, अच्छा नंबर 4 कंडक्टिविटी बदल जाएगी। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, मिश्र धातु, यानी आप एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं। तो एलॉयज फॉर्मेशन इसलिए किया जाता है। मेटल्स फॉर्म एलॉय बट नॉन मेटल्स डज नॉट फॉर्म एलॉय। मेटल्स क्या कर सकते हैं, एलॉय को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल कभी भी एलॉय का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? तो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब कंडक्टिविटी का मतलब होता है बेटा चालकता, चालकता। अब अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रही जा रही है तो विद्युत चालकता, थर्मल इलेक्ट्रिविटी सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जा रही तो आपका ऊष्मीय चालकता। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन। मतलब आपका जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के भी। लेकिन नॉन मेटल्स ना तो हीट के ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, ना ही
क्या इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। गैस कार्बन, गैस कार्बन ये भी क्या होता है, ये थर्मल इसका क्या है, ये नॉन मेटल होते हुए भी थर्मल कंडक्टिविटी इसकी काफी अच्छी होती है, तो ये आराम से हीट को क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, आराम से क्या करता है, इसको फ्लो करता है। तो गैस कार्बन क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है गैस कार्बन की। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी हमको सिर्फ मेटल की पढ़नी है, नॉन मेटल की कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी हमें नहीं पढ़नी है एक्सेप्ट कंबशन। जो ये पहला है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, बस यही प्रॉपर्टी आपको मेटल की भी पढ़नी है, नॉन मेटल की भी पढ़नी है। इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे सब मेटल्स की ही पढ़ेंगे। तो जनरली पहला क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण में पहला क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन ये करता है, ऑक्सीजन के साथ का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी चीज को ऐसे ले आए और एयर के प्रेजेंस में ऐसे बर्न कर दिए, नीचे से लाइटर लगाया बर्न कर दिया, तो इसको कहते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो इसको रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी कहा जाता है, इसको कंबशन भी कहा जाता है, कंबशन भी कहा जाता है, या ज्वलनशीलता भी कही जाती है, मतलब इसके कई नाम हैं। तो पहला क्या है, देखो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक, और नॉन मेटल भी क्या करेगा, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन दोनों में फर्क होता है। मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में क्या किया जाता है, घोला जाता है, तो ये बेस फॉर्म करते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड को जब वाटर में घोला जाता है तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड कभी भी किसी चीज को अगर आप क्या करोगे, जला दोगे, तो वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड दोनों ही वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। बट फर्क ये होता है कि मेटल को जब, मेटल ऑक्साइड को यानी धातु के ऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो वो फॉर्म करते हैं बेसिक, वो क्या हो जाते हैं, बेसिक। और ये क्या फॉर्म करते हैं, एसिड। ये क्या वो फॉर्म करते हैं, एसिड, नॉन मेटल। तो some active metals like sodium and potassium react vigorously with oxygen। अभी मैंने कहा था कि सोडियम और पोटेशियम को अगर आप जला दोगे तो बहुत तेज ब्लास्ट होंगे। तो ब्लास्ट क्यों होंगे, क्योंकि ये विगोरसली, बहुत निर्दयी पूर्ण तरीके से क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और गोल्डन येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, बर्न विद गोल्डन येलो फ्लेम। ठीक है, एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड विच फॉर्म्स बेस, और क्या करते हैं, डिसॉल्व इन वाटर, और क्या बनाते हैं, अपने ऑक्साइड बनाते हैं, और वो फिर क्या होते हैं, जब उनको पानी में घोला जाता है तो वो आपका बेस फॉर्म करते हैं। तो जैसे 4Na प्लस O2, 4Na प्लस O2, 2Na2O, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूं, 2Na2O। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से पोटेशियम है प्लस O2, 2K2O, ये क्या है, 2K2O। ठीक, अब पोटेशियम को भी ऑक्सीजन के साथ किया। अब कुछ लेस रिएक्टिव मेटल अगर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या करते हैं, उनको आप डायरेक्टली नहीं जला सकते, उनको आप डायरेक्टली नहीं जला सकते, जो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लाइक जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये थोड़े से क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होने का मतलब ये हो गया कि ये आपका उतने रिएक्टिव नहीं है जितने ये लोग थे, ये दोनों। ठीक है, तो जिंक को अगर ऑक्सीजन के साथ क्या करना है, रिएक्ट करवाना है, तो इसको बहुत स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो जिंक और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना लिए, जिंक ऑक्साइड। Cu और O मिल करके क्या बना लिए, कॉपर ऑक्साइड। Al और O2 मिल करके क्या बना लिए, 2Al2O3। अच्छा, ये CuO जो है ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का।
एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड में अबाउट 2018 या 19 में, ऐसे कुछ आया था कि एक नॉर्मल सा मेटल है, उसका ब्राउन लस्ट्रस मतलब एक सब्सटेंस है जो शाइनी है और उसका कलर है ब्राउन कलर का। उसको मैंने एयर के प्रेजेंस में जलाया, तो जलाने के बाद वो ब्लैक हो गया, और जब मैंने उस पर हाइड्रोजन गैस फ्लो करवाई तो फिर से क्या मिल गया हमको, ब्राउन कलर का वैसा ही शाइनी सरफेस मिल गया। बताइए वो मेटल कौन सा है? तो वो मेटल था कॉपर। जब कॉपर को आप जलाते हैं तो वो बना लेता है CuO, जो कि क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। और जब इसके ऊपर आप स्टीम फ्लो करेंगे तो स्टीम फ्लो करने पर क्या होता है, CuO प्लस H2O ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, वाटर बना करके Cu को अलग कर देता है, और पुनः आपको क्या मिल जाता है, O मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ये क्या लिखा है, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड इज द बेसिक। अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बट सम मेटेलिक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। हाँ, जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक का मतलब सभी मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ही होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ के। अब मैंने अभी आपको बताया कि केमिस्ट्री क्या है, एक्सेप्शनल होती है। केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक्सेप्शंस में क्या होते हैं, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है नेचर में। दैट मीन्स दे रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेसिस, जो कि क्या होते हैं, न्यूट्रल। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बेटा ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब ना ये एसिडिक होते हैं ना ये बेसिक होते हैं, ये दोनों के साथ बड़े अच्छे से रिएक्ट करते हैं। भाई एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता ना, तो और बेस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो होता क्या है कि ये एम्फोटेरिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और ये बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। इसमें जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, ये एम्फोटेरिक होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ। दूसरा क्या है बेटा, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा, मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड फिर से फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आपने रिएक्शन पढ़ा होगा कि आपका जो सोडियम है जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये क्या बनाता है, ये आपका NaOH बना देता है और ये H2 बना देता है। एक्चुअली ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप का मतलब क्या हो गया, सोडियम बना प्लस H2O से रिएक्ट हुआ, रिएक्ट होकर के क्या बना, Na2O बन गया, मतलब सोडियम का ऑक्साइड बना। अब ये फर्दर ये जो सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, ये H2O के साथ रिएक्शन फर्दर करके क्या बना दिया, NaOH प्लस H2। समझ गया, NaOH प्लस H2। तो ये जो रिएक्शन मैंने यहां लिखी है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा, ये एक स्टेप में नहीं कंप्लीट होती। पहले बनता है मेटल का ऑक्साइड, देन मेटल का ऑक्साइड जब वाटर में रिएक्ट करता है तब वो बनता है क्या, NaOH। ठीक है, यानी हाइड्रोक्साइड। तो मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। फिर वही मेटल ऑक्साइड किसके साथ, वाटर के साथ फिर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब कुछ एक्टिव मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड फॉर्म्स देयर हाइड्रोक्साइड। अब पानी गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, स्टीम भी होती है। कुछ मेटल्स ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल्स गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, और कुछ मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी गर्म पानी से भी नहीं कर पाते। तो ये डिपेंड करता है एक्टिविटी पे, मतलब कितने वो रिएक्टिव है मेटल्स। मेटल्स की रिएक्शन करने की क्षमता क्या है, इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करेंगे या फिर गर्म पानी के साथ रिएक्शन करेंगे या फिर स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। तो अगर कोई भी मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसको वो कैसा मेटल होगा, एक्टिव मेटल होंगे। तो एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है ये सब ऐसे मेटल्स हैं जो ठंडे पानी यानी कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। ये क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, Fe react when steam pass over the metals।
अब एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, मतलब मॉडरेट रिएक्टिव है। तो इनके ऊपर अगर आप स्टीम पास कर दोगे तो ये क्या कर देंगे, ये रिएक्शन कर लेंगे। जैसे Fe है, H2O है। अब H2O में किस फॉर्म में है, स्टीम के फॉर्म में है बेटा, यहाँ गर्म पानी भी नहीं, यहाँ स्टीम है। तो क्या बनाया, Fe3O4 प्लस H2, हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस ही, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्शन तब होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, आलू जरा फीके, आलू जरा फीके रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है, आलू जरा फीके यानी एल्यूमिनियम, जिंक, Fe रिएक्ट विद स्टीम, पास ओवर द मेटल्स। उसके बाद मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट बॉइलिंग वाटर, मैग्नीशियम क्या है, हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है। हॉट बॉइलिंग वाटर का मतलब एकदम उबलता हुआ पानी हो उसके साथ, ये काफी हॉट होगा, और इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, MgO प्लस H2O, क्या बनाएगा, MgO प्लस H2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ये Fe3O4, इसको क्या बोलते हैं, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। कॉपर AgAu डज नॉट रिएक्ट विद इवन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन, कॉपर AgAu ये बेचारे क्या होते हैं, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन जब तक नहीं होगी तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे, जब तक बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होगी तब तक ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अच्छी कंडीशन में ही ये रिएक्ट करते हैं, ठीक। नोट, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जब मेटल रिएक्ट करता है तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है और कौन किससे कम रिएक्टिव होता है, उसका एक ऑर्डर है। तो ऑक्सीजन के प्रति सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर। मतलब अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात आए तो सबसे पहले कौन खड़ा रहेगा, सोडियम, भाई हम रेडी हैं, आई एम रेडी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे आएंगे पोटेशियम, ये भी खड़े रहेंगे लेकिन सोडियम के बाद, कि भैया चलो तुम हो लो तब हम आते हैं। तीसरे पे मैग्नीशियम, जिंक, Fe, कॉपर। तो ये इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में यानी वाटर से रिएक्शन करने के प्रोसेस में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन होता है, तो सबसे पहले होता है पोटेशियम। वाटर से सबसे तेज रिएक्शन कौन करता है, पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर Fe, फिर कॉपर। यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, कॉपर, ये इसकी क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। मतलब किसके प्रति, वाटर के प्रति, तो वाटर के प्रति इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड, अब मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, तो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होगा, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फॉर्म फ्रॉम एसिड। अब होता क्या है, एसिड में क्या पाया जाता है बेटा, एसिड बेस सॉल्ट मैंने पढ़ाया, क्या पाया जाता है, एसिड में पाया जाता है, एसिड में पाया जाता है H2, सॉरी हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन ही लिख लो, H2 तो मॉलिक्यूल हो गया। एसिड में पाया जाता है, एसिड में पाया जाता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पाया जाता है एसिड में। अब हाइड्रोजन के ऊपर जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स हैं वो तो एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, भगा देंगे, हटा देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को एसिड से, और क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं और एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, जैसे सोडियम H2SO4। अब यहां पर इनको रिएक्शन करने के लिए डाइल्यूट एसिड भी है तो भी काफी है, इनको बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड की जरूरत नहीं होती है रिएक्शन करने के लिए। अरे भाई वो खुद ही इतना एक्टिव है, उनको तो बस मौका चाहिए रिएक्शन करने का। सोडियम, पोटेशियम ये सब ऐसे हैं कि इनको बस मौका चाहिए कि हाँ भैया बस रिएक्शन करवा ही दो किसी से, थोड़ा सा बस इनको मौका दे दो कि रिएक्शन कर लें किसी से, तुरंत कर
पे बैठ जाएंगे। तो इनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ क्या कर लेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ भी क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे एसिड से। तो 2Na प्लस H2SO4 Na2SO4H2 Na2SO4 को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसी तरीके से मैग्नीशियम प्लस H2SO4 MgSO4H2, इसे क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरीके से FeH2SO4, इसे क्या बोलेंगे, आयरन सल्फेट या आयरन सल्फेट H2। ठीक है, लेकिन ये दो रिएक्शन थोड़ा तेज होगी और ये जो आयरन वाली रिएक्शन है ये थोड़ा सा स्लो रहेगी। थोड़ा सा स्लो होने का रीजन ये होता है क्योंकि आयरन इन लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम एक्टिव होता है, इसलिए ये थोड़ा रिएक्शन स्लो चलेगी, बट होगा, धीरे धीरे होगा, बट होगा। कॉपर प्लस H2SO4 डाइल्यूट के साथ कोई रिएक्शन नहीं। कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है एक्टिविटी सीरीज में, और जब कॉपर एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा, इसलिए कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सबसे पहले सोडियम रिएक्ट करेगा, फिर मैग्नीशियम करेगा, फिर एल्यूमिनियम करेगा, और जिंक एल्यूमिनियम के बराबर ही होगा। जिंक जो है वो एल्यूमिनियम के बराबर होगा। ठीक है, जिंक एल्यूमिनियम के बराबर होगा, और फिर Fe, फिर कॉपर, सबसे लास्ट में क्या आएगा, कॉपर आएगा। अब अगली बात करते हैं, नोट, हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल्स सच एज जिंक, Fe, कॉपर एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अब भैया देखिए अगली बात समझिए, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी अगर कौन से मेटल्स, जैसे जिंक हो गए, Fe हो गए, कॉपर हो गए और एल्यूमिनियम हो गए, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं। तो नाइट्रिक एसिड के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस ना निकाल करके ये निकालेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या बना देंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज 3Fe8HNO3, 3Fe8HNO3, ये बन गया आपका 3FeNO3, यानी इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आयरन सॉल्ट। इसको क्या बोलेंगे बेटा, आयरन सॉल्ट है ये एक टाइप का, और ये क्या कहलाएगा, फेरस नाइट्रेट। इसे क्या बोलेंगे, फेरस नाइट्रेट। फिर क्या बनाया, H2, और यहाँ पर क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे, और ये NO फर्दर रिएक्ट करके NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी बना लेता है धीरे धीरे। ठीक है, कॉपर रिएक्ट विद हॉट सल्फ्यूरिक एसिड, ये चीज समझिएगा, अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा इन मेटल्स का तो हाइड्रोजन फॉर्म नहीं करेगा। तो आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन फॉर्म तभी होगा जब आपका रिएक्शन HCl से हो, H2SO4 से हो, तभी आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। अदरवाइज ये ऐसे मेटल्स हैं, ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके NO बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। कॉपर रिएक्ट विद हॉट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। अब कॉपर जो है वो गर्म सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देता है। यहां पर भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, यहां पर कौन निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। जनरली क्या होता है, हमें ये पता होता है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और मेटल सॉल्ट फॉर्म होता है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि इन सब का एग्जांपल है। जैसे कॉपर रिएक्ट विद हॉट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हॉट सल्फ्यूरिक एसिड बनाने पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बन जाएगा। मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम क्या करता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर भी हाइड्रोजन गैस दे देता है। मैग्नीशियम प्लस HNO3, MgNO3, मैग्नीशियम नाइट्रेट और प्लस H2। ठीक है, कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, इन सब केसेस पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तभी मामला बनेगा आपका एग्जाम में, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर
मेटल सॉल्ट, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। अब यार देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा, आप पढ़ चुके हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आप पढ़ ही चुके हो, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप पहला लेक्चर जो वन शॉट का लिया था मैंने केमिस्ट्री में, उसमें आपको विस्थापन अभिक्रिया मैंने बताई थी, उसको आप देख लीजिएगा, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कोई भी मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्टिविटी सीरीज में जो क्या होता है ऊपर, जैसे मान लो ये CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, इसको मैंने आयरन के साथ रिएक्शन करवाया, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, क्यों, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में Fe जो है वो ऊपर है, कॉपर जो है नीचे है, तो क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस कॉपर को अलग कर देगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द वन मेटल एंड अदर मेटल सॉल्ट इज रिएक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ पर कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। दूसरा क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। अब मेटल और नॉन मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होगा वो ऐसा होता है कि मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ जो रिएक्शन करता है तो जनरली क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरी तरीके से डोनेट कर दिया जाता है नॉन मेटल के पास, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, आयनिक बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सिंपलेस्ट एग्जांपल है NaCl, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन मैंने रिएक्शन करवाया, तो ये बन जाएगा NaCl, यहाँ पर Cl2 होता है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा 2NaCl, यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2, दैट इज ये बैलेंस, 2Na प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2NaCl। अब ये बना कैसे, तो भैया सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 281, क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 287। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसको, क्लोरीन के। जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये बना लेंगे Na प्लस, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे क्या बना लेंगे, Cl माइनस। अब ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, इस पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच में क्या लगने लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है, जिससे ये दोनों क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। और करीब आने के बाद इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स, कैसा अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगने पर ये क्या हुआ, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, और इस टाइप के बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो कोई भी मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो कोशिश करता है कि इस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और वो क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो इस तरीके से जो बना है कंपाउंड, लाइक जैसे NaCl है, NaCl है, ये क्या होगा, इसे हम लोग कहेंगे आयनिक कंपाउंड। इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, आयनिक कंपाउंड। क्यों आयनिक कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बना है, और इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड बना है। तो आयनिक कंपाउंड आपका जो होता है वो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनता है, और आयनिक कंपाउंड्स के कुछ विशेष प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा नॉर्मल होता है, ये जब सोल्यूशन में घोले जाते हैं तो ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ऐसे कुछ नेचर्स होते हैं, तो वो आपके फिलहाल एग्जाम में तो नहीं है। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं ऑकरेंस, ऑकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। ऑकरेंस का मतलब क्या होता है, ऑकरेंस का मतलब होता है जहां पर ये प्राप्त होते हैं, यानी आपके नेचर में, आपके नेचर में यानी प्रकृति में मेटल्स किस रूप में पाए जाते हैं और कहां कहां पाए जाते हैं, ये आपको क्या कहलाता है, ऑकरेंस कहलाता है। इसे बोलते हैं क्या, ऑकरेंस। तो ऑकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर, metal is said occur native or free when it is found in nature in the metallic state।
अगर भैया कोई भी मेटल आपको फ्री स्टेट में मतलब कि जैसे आपका जो कॉपर होगा, प्योर कॉपर नहीं मिलेगा कहीं पर, जब भी कॉपर मिलेगा वो कॉपर सल्फेट के फॉर्म में मिलेगा या फिर कोई अन्य कंपाउंड बनाने के फॉर्म में मिलेगा। इसी तरीके से जैसे आपका Au है, गोल्ड है, Ag है, ये सब क्या है, ये सब फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, ये अपने किसी कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलते बल्कि ये फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। तो ऐसे मेटल जो फ्री स्टेट में यानी नेटिव और फ्री व्हेन इट इज फाउंड इन नेचर इन द मेटेलिक स्टेट, मतलब अपने मेटल वाले स्टेट में अगर प्राप्त हो जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेटिव और फ्री मेटल। ठीक है। सम मेटल्स प्रेजेंट इन द नेचर इन कंबाइंड फॉर्म, लेकिन कुछ मेटल्स क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में प्राप्त होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया CuSO4 का। ठीक है। तो मेटल्स जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं वो कौन कौन से मेटल होते हैं, सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, मर्क्यूरी होते हैं, ये सब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट में कौन कौन पाए जाते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, Fe हो गया, ये सभी प्रकार के जो मेटल्स होते हैं ये क्या पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। दूसरी बात क्या होती है, मिनरल्स, खनिज। व्हाट इज मिनरल, मिनरल किसे कहते हैं, खनिज, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, खनिज। तो मेटल्स बियरिंग सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, अपने पृथ्वी के सतह पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिनमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, कॉपर सल्फेट हो गया या आयरन ऑक्साइड हो गया या फिर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम का कार्बोनेट हो गया। तो ये सब चीजें क्या है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर मेटल पाया जाता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और सल्फेट्स ऑफ मेटल आर नोन एज मिनरल्स। क्या होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स के बाद क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं और सल्फेट्स होते हैं, जो कि क्या पाए जाते हैं, इन सबको क्या कहा जाता है, मेटल के मिनरल्स कहा जाता है, यानी खनिज कहा जाता है। अब खनिज में ही कुछ विशेष खनिज होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, ओर्स कहा जाता है। और ये ओर्स ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी मेटल्स को निकालते हैं। क्यों, क्योंकि इन खनिज यानी इन मिनरल्स में मेटल्स का जो परसेंटेज होता है वो हाई होता है, यानी इसको हम प्यूरिफाई करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे जब, तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल मिल जाएगा। अब भाई कोई एक मिनरल है, मान लो A, और एक मिनरल है आपके पास B, इसमें भी आयरन प्रेजेंट है, इसमें भी आयरन प्रेजेंट है, इसमें आयरन है 5%, इसमें आयरन है भैया 80%। तो आप किससे आयरन बाहर करना चाहोगे, बी वाले से, क्योंकि बी वाले से अगर आप बाहर करोगे तो आपको 80% आयरन मिल जाएगा, जितना इसका वेट लोगे। और इससे बाहर करोगे तो मान लो इसको तुमने 1 किलो लिया, ठीक है, 1 किलो लिया या 1000 ग्राम लिया, तो केवल आपको कितना मिला, 50 ग्राम आयरन मिला। और ये 80% है यार, अगर इसको 100 ग्राम लिया तो 80 ग्राम मिल गया, 100 ग्राम में ही 80 ग्राम आपको आयरन दे देगा ये। तो इससे एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा बेटर होगा। तो इस बी वाले को हम लोग क्या कह देंगे, ओर्स कह देंगे। ये जो बी वाला है यानी जिसमें मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है, और हम मिनरल्स, ऐसे मिनरल जिनसे हम लोग मेटल को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं ऑन कॉमर्शियल स्केल। यानी कॉमर्शियल स्केल का मतलब हम लोग औद्योगिक रूप से यानी बिजनेस पर्पस से इसको बाहर करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, ओर्स कहा जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, सभी ओर्स मिनरल्स तो होते हैं लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं होते। ओर को क्या बोलते हैं, अयस्क। भाई सभी ओर क्या होंगे, मिनरल, क्योंकि ओर क्या है, मिनरल ही तो है, बस एक स्पेशल टाइप का मिनरल को ओर कहा जाता है। तो सभी ओर क्या होंगे, मिनरल्स तो होंगे, लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं कहलाएंगे, सभी मिनरल्स ओर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, समझ गए। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है सर, बट ऑल मिनरल्स आर बॉट ओर, आर बॉट ओर इसको हटा दीजिए, यहाँ लिख लीजिए आर नॉट ओर। ठीक है, यहाँ क्या होगा, आर नॉट ओर। ठीक, अगला क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स को हिंदी में बेटा फ्लक्स ही बोलते हैं। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, अ फ्लक्स इज अ सब्सटेंसेस दैट इज एडेड टू द
फर्नेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। फ्लक्स क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जिसको फर्नेस में डाला जाता है स्मेल्टिंग के दौरान। स्मेल्टिंग भी एक प्रोसेस होता है, अभी हम लोग मेटलर्जी समझेंगे तो सब ये चीजें समझेंगे। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स एक सब्सटेंस होता है, ये क्या करता है, ये इसको डालने पर जो हमको इम्प्यूरिटी निकालनी है मेटल से, मेटल में जो इम्प्यूरिटी यानी उसके जो पोर्स में जो इम्प्यूरिटी है उसको बाहर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी पहले इम्प्यूरिटी का टाइप देखेंगे। व्हाट इज द टाइप ऑफ देयर इम्प्यूरिटी, उसकी इम्प्यूरिटी कैसी है और किसके साथ रिएक्ट कर सकती है, तो उसी टाइप का हम फ्लक्स डाल देंगे। फ्लक्स और इम्प्यूरिटी आपस में मिक्स होकर अलग हो जाएंगे और हमारा मेटल अलग हो जाएगा। ये प्रक्रिया होती है फ्लक्स की, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या होती है? फ्लक्स की। उसके बाद होता है आपका क्या? स्लैग। स्लैग का मतलब होता है लावा। स्लैग मीन्स लावा। स्लैग मीन्स लावा, ठीक है। जरा सा ठीक है, कैमरा देख रहा था मैं, ये आपको दिख रहा है कि नहीं? क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो फ्लक्स कंबाइंड विद नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज। फ्लक्स क्या करता है? नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटी। अच्छा, फ्लक्स ऐसे इम्प्यूरिटी के साथ मिक्स होता है जो नॉन फ्यूजिबल। नॉन फ्यूजिबल का मतलब जो गलते नहीं है, जो गल ना सके यानी फ्यूज ना हो पाए, तो नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज के साथ फ्लक्स कंबाइंड होता है और कन्वर्ट देम इनटू अ फ्यूजिबल सब्सटेंस। और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ऐसे सब्सटेंस में जो कि अब गल जाए, फ्यूजिबल हो जाए, नोन एज स्लैग। तो जो फ्यूजिबल सब्सटेंस बन जाता है जिसमें कन्वर्ट होता है, यानी इम्प्यूरिटी के साथ जब फ्लक्स कंबाइंड होता है तो जो फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्लैग। तो इम्प्यूरिटी प्लस प्लस फ्लक्स इज इक्वल्स टू स्लैग। तो इम्प्यूरिटी के साथ फ्लक्स ऐड होगा और स्लैग बन जाएगा। अब दो टाइप की इम्प्यूरिटी होती है। अगर एसिडिक इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, जैसे कौन सा? SiO2, P2O5, तो हम क्या करेंगे? CaO को ऐड करेंगे एज अ फ्लक्स। और अगर बेसिक इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है MnO, तो हम लोग क्या करेंगे? सिलिका ऐड करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या ऐड करेंगे? सिलिका ऐड कर देंगे। तो अगर एसिडिक इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है जैसे कि सिलिका और P2O5, सिलिका सिलिका और P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, तो ये सिलिका और P2O5 अगर प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? एसिडिक इन नेचर है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बेसिक इन नेचर है। मिल करके क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद ये फ्यूजिबल सब्सटेंस बन जाएंगे। तो इम्प्यूरिटी के साथ जब फ्लक्स मिक्स होगा तो क्या बन जाएगा? स्लैग बन जाएगा। इसी तरीके से अगर बेसिक इम्प्यूरिटीज है जैसे MnO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये प्रेजेंट है तो इसमें क्या करेंगे? सिलिका ऐड कर देंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या कर देंगे? सिलिका को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? MnO सिलिका क्या बन जाएगा? मैग्नीज सिलिकॉन, ठीक है, मैग्नीज सिलिकॉन ऑक्साइड। तो आपका ये MnSiO3 बन गया। तो जैसे देखो सिलिका प्रेजेंट है, CaO से रिएक्शन करवाया, CaSiO3। अब ये जो बना है इसको हम लोग कहते हैं स्लैग। स्लैग क्या होता है? ये फ्यूजिबल होता है, मतलब ये गल सकता है। और ये क्या है? नॉन फ्यूजिबल है। नॉन फ्यूजिबल, ये गल नहीं सकता। ये नॉन फ्यूजिबल है, ये फ्यूजिबल है। तो स्लैग क्या होते हैं? फ्यूजिबल हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं? नॉन फ्यूजिबल। क्योंकि हम जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मेटल को एक प्रोसेस आता है, उसमें गलाते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, गला देते हैं, पूरा लिक्विड स्टेट में ला देते हैं। तो ये बताओ, ये इम्प्यूरिटी जो होती है ये क्या होगी? फ्यूजिबल, मतलब ये क्या होती है? मिक्स हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? आप इसको फ्यूजिबल स्टेट में लाते हो, ठीक है। तो आपका स्मेल्टिंग के दौरान जो नॉन फ्यूजिबल सब्सटेंसेस हैं उसको आप लोग क्या करते हो? लिक्विड में फ्यूजिबल ले आते हो, मतलब उसको आप फ्यूज कर देते हो लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। ओर्स का क्लासिफिकेशन, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको कैमरे में साफ दिखाई पड़े। एक बार मैं चेक कर देता हूं आपको साफ दिख रहा है कि नहीं। हाँ, अब तो दिख ही रहा होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो लेते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स। सबसे पहले क्या है? सल्फाइड मिनरल्स।
कौन से हैं? सल्फाइड मिनरल्स। दूसरी कैटेगरी क्या है? ऑक्साइड मिनरल्स। और तीसरी कैटेगरी क्या है? कार्बोनेट मिनरल्स। और चौथी कैटेगरी क्या है? सल्फेट ओर्स। ठीक, पहला है सल्फाइड, दूसरा है ऑक्साइड, तीसरा है कार्बोनेट और चौथा है सल्फेट। तो अगर कॉपर की बात करें सल्फाइड में तो पहले है चैलोकाइट। ठीक है, पहला क्या है? चैलोकाइट या कैलोकाइट भी कहते हैं कुछ लोग इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या है? Cu2s। दूसरा है चैल्कोआराइड, चैल्कोआराइट CuFeS2। उसके बाद क्या है? कॉपर ग्लैंस CuS, कॉपर सल्फाइड। ठीक है, अब ये तीनों ही मिनरल्स हैं, बट और इसमें वही होगा जिसमें कॉपर का परसेंटेज ज्यादा होगा। लेड को क्या कहते हैं? गैलेना PbS, इसको क्या कहते हैं? गैलेना। उसके बाद मरकरी क्या है? सिनेबार HgS। जिंक को क्या कहते हैं? जिंक ब्लेंड ZnS। अब इसमें आपको बेटा मैं आपको बता दूं, एक तो ये कॉपर ग्लास इंपॉर्टेंट है, एक ये PbS, एक ये HgS और एक ये जिंक। ये चार का नाम आपको याद होना चाहिए। और ये चारों कैसे हैं? सल्फाइड मिनरल सोर्स हैं। और कॉपर क्या है आपका? ये कॉपर जो है वो कॉपर ग्लांस, गैलेना, सिनेबार, जिंक ब्लेंड, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चार सल्फाइड में। ठीक है, अब ऑक्साइड पे आ जाते हैं। एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा? बॉक्साइट Al2O3 2H2O, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बॉक्साइट। ठीक है, कॉपर में क्यूप्राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, Cu2। आयरन में आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिथार्ज। तो लिथार्ज को आप छोड़ सकते हैं, लिथार्ज को आप, अरे लिथार्ज तो उसका होता है यार, लेड का, सॉरी। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को आप क्या करोगे? याद कर लोगे कि ये क्या होगा, मतलब ये आयरन के ओर है। नाम याद होना चाहिए बेटा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आते हैं कि मिनरल्स के नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए ये किस चीज के मिनरल्स हैं, आयरन के मिनरल हैं या उसके कॉपर के मिनरल हैं। तो हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लेड लिथार्ज PbO, लेड का क्या है? लिथार्ज PbO। मैग्नीज का क्या है? पायरलोसाइट MnO2। थोरियम ये छोड़ दीजिए, यूरेनियम ये छोड़ दीजिए, जिंक जिंकाइट ZnO, ये याद कर लीजिए। ठीक है, थोरियम ओरियम यूरेनियम ये सब छोड़ दीजिए, सब कोई दिक्कत इसमें, इसके क्वेश्चन कभी आते भी नहीं। कैल्शियम का बेटा लाइमस्टोन, चूना पत्थर, आराम से पता होगा। कॉपर मैलाकाइट CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, ये कार्बोनेट के मिनरल्स हैं। ठीक है, आयरन छोड़ दीजिए, साइडराइट। लेड ये भी छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। मैग्नीशियम ये भी छोड़ दीजिए। जिंक कैलामाइन याद कर लीजिए, जिंक का, चलिए। ठीक है, तो कार्बोनेट में सिर्फ इतने इंपॉर्टेंट है आपके। सल्फेट ओर्स ऑफ मेटल्स, बैरियम, बैरियम का होता है बायरेट्स BaSO4 और लेड का होता है एंग्लेसाइट PbSO4। तो इस तरीके से दो इसके याद कर लीजिए। तो ये क्या है आपके? ये एक क्लासिफिकेशन है मिनरल्स के। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, मैं आपको और बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने पास रख लीजिए। इसको आपको ये इसका जो इस पूरा क्लासिफिकेशन है ये आपके पास होना चाहिए, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। ठीक है, अब मैं आता हूं आगे बात पे। ठीक, अब अगला पार्ट क्या है? गैंग और मैट्रिक्स। गैंग और मैट्रिक्स क्या होते हैं? द और माइंड फ्रॉम अर्थ कस्ट। गैंग और मैट्रिक्स को हिंदी में गैंग ही कहते हैं और मैट्रिक्स ही कहते हैं। कुछ ओर्स ऐसे होते हैं जो अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए। जैसे पहला क्या होता है? सैंड होता है, रॉक क्ले होता है, एसेट्रा। ठीक है, आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। मतलब मिट्टी, पत्थर वाले, पत्थर वाली धूल, रॉक सैंड वगैरह, ये सब क्या होंगे? ये सब गैंग कहलाएंगे या मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, अगला है आपका क्या? मेटलर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, मेटलर्जी।
और यही आपका लास्ट पार्ट भी है इस चैप्टर का। तो मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी बेटा एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओर से यानी अयस्क से मेटल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मेटलर्जी कहा जाता है। ठीक है, यानी ओर्स से मेटल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। अब इसमें कई स्टेप होते हैं। जैसे पहला स्टेप होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। पहला स्टेप क्या होता है कि क्या करो आप, क्रश, जो ओर्स आपने निकाले हैं उसको आप पहले एकदम क्रश कर लो। क्रश करने का मतलब एकदम उसको क्रश कर लो, ग्राइंड कर लो। ग्राइंडर का मतलब ये होता है पीस डालो एकदम बढ़िया से। तो पहले क्रश करो, ऐसे फोड़ो, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट होंगे, फिर उसको ग्राइंड कर लो, मिक्सर में डाल के एकदम पाउडर के फॉर्म में ला दो। ये पहला प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर और एनरिचमेंट ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का मतलब ये होता है कि अब इस जो आपने पाउडर फॉर्म किया है उसमें कुछ ऐसी गंदगियां होंगी जो नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मली आप अलग कर सकते हो। नॉर्मली का मतलब कोई उसके लिए बहुत खास आपको प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है और वो नॉर्मली क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो अलग हो जाए तब आपका थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर से एक्सट्रैक्शन करना। तो ये इसमें आपके दो तरीके होते हैं। अब पहला तरीका ये होता है कि आप कैसे एक्सट्रैक्शन करोगे। तो जो आपका कंसंट्रेटेड ओर होता है, कंसंट्रेटेड ओर, उसमें उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंट में या फिर कुछ किसी भी तरीके से आप उसको क्या करके रिएक्ट करके उसका बना लेते हो मेटल ऑक्साइड। उसमें जो भी मेटल प्रेजेंट है उसका क्या बना देते हो? मेटल ऑक्साइड। फिर अगला जो प्रोसेस होता है दूसरा वाला प्रोसेस, उसमें क्या करते हैं आप? उसमें आप उसका करवा देते हो रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब उस मेटल का जब रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा और सिर्फ आपको क्या मिल जाएगा? मेटल और ऑक्सीजन आपका अलग अलग हो जाएगा। तो मेटल अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो मेटल अलग होना, ऑक्सीजन अलग होना, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। चौथा स्टेप होता है आपका रिफाइनिंग। रिफाइनिंग जो होता है उसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन। अब आपको ये जो मेटल मिला है ये एकदम 99.9% या फिर आप कहें 100% प्योर नहीं होता है। हो सकता है इसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स हो। तो अब आप इसको क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। और प्यूरिफिकेशन करने के बाद आपका वो मेटल तैयार हो जाता है। क्लियर है ये चारों स्टेप? तो पहले स्टेप में आप इसको क्रश और ग्राइंड करते हैं। दूसरे स्टेप में आप इसका क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कुछ नॉर्मल गंदगियां जो होती हैं उसको नॉर्मल तरीके से आप बाहर कर लेते हैं। तीसरे तरीके में आप क्या करते हो? एक्सट्रैक्शन, यानी मेटल को बाहर निकालने का प्रक्रिया करते हो, जिसमें दो इस फॉलोइंग स्टेप होता है। पहला तो होता है क्या कि मेटल ऑक्साइड का फॉर्म करना, दूसरा उसका रिडक्शन करना, और थर्ड इज द प्यूरिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, पूरा आपको अच्छे से समझाते हैं डिटेल में। तो पहला प्रोसेस है क्रशिंग। तो मोस्ट ऑफ द ओर्स इन द नेचर अकर्स एज अ बिग रॉक्स। तो ज्यादा से ज्यादा जो ओर होते हैं नेचर में वो क्या होते हैं? बिग रॉक, यानी बड़े पत्थर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, जो कि क्या होते हैं? छोटे छोटे पीसेस में क्या होते हैं? बटे होते हैं। मतलब छोटे छोटे पीसेस में इनको क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। विद द हेल्प ऑफ क्रशर्स, किसकी मदद से? क्रशर की मदद से। फिर इनको क्या किया जाता है? दीज पीसेस आर देन reduced to powdered form with the help of ball mill और a stamp mill। तो बॉल मिल और स्टैंप मिल, अब ये याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि ग्राइंडिंग किससे करते हैं। तो बॉल मिल और स्टैंप मिल की मदद से आप क्या करते हो? ग्राइंडिंग करते हो, यानी उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो पहला प्रोसेस यहीं पे खत्म हो गया। पहला प्रोसेस में कुछ खास नहीं था। दूसरे प्रोसेस पे आ जाइए। सेकेंड प्रोसेस इज द क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये हो गया कि अब इसको कैसे आप कंसंट्रेटेड करेंगे।
उसके बाद आपने क्या किया, तो और आपने जो निकाला है फ्रॉम अर्थ क्रस्ट कंटेन्स अ नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज सच एज सॉइल सैंड एंड प्रोसेसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ। अब इसमें सैंड है, सॉइल है, इन सबको अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो पहला हो गया क्या इसमें, नंबर 1 लेविगेशन, जिसको कहते हैं उत्तोलन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, पहला क्या हो गया लेविगेशन, यानी इसको क्या कहा जाता है, उत्तोलन। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें इम्प्यूरिटी को सेपरेट किया जाता है किस तरीके से, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। भाई कुछ हमको पता है कि हमारे जो ओर्स हैं, अयस्क हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा है और जो इम्प्यूरिटी है उनकी डेंसिटी कम है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पाउडर ओर डालते रहेंगे, नीचे से वाटर का एक जेट पंप लगाए रहेंगे। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर चला जाएगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे आकर के बैठ जाएगा। तो यहाँ हमको मिल जाता है कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है, यहाँ हमको मिल जाता है कंसंट्रेटेड ओर। और यहाँ से क्या होता है, गैंग जो है यानी हमारा जो इम्प्यूरिटी है ये आगे लेयर फॉर्म करके ऐसे यहाँ पर बाहर आ जाता है। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लेविगेशन यानी उत्तोलन। ये तब किया जाता है जब हमको पता हो कि हमारा जो ओर है उसमें जो इम्प्यूरिटी है उसकी डेंसिटी और ओर की डेंसिटी में काफी ज्यादा फर्क है। दूसरा तरीका क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन, झाग प्लवन विधि, ठीक है, झाग प्लावन विधि या फिर फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन क्या है, ये क्या होता है, ये प्रोसेस बेस्ड होता है डिफरेंट इन वेटिंग प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टी। वेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि गीले होने का सिद्धांत, ठीक है। तो ओर एंड गैंग यानी जो गंदगी है और जो हमारा ओर है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कोई जो है झाग के साथ अट्रैक्ट होता है, कोई झाग के साथ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में हम लोग एक वाटर लेते हैं, वाटर में कुछ हम लोग क्या डाल देते हैं, कुछ ऑयल डाल देते हैं, जैसे अमाउंट ऑफ पाइन और यूकेलिप्टस ऑयल। पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल, यूकेलिप्टस को कहते हैं वो हिंदी में इसका नाम चीड़ का तेल कहते हैं, नहीं चीड़ का नहीं कहते हैं, चीड़ को तो पाम ऑयल कहते हैं, कुछ होता है यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल जो है इसमें यूज किया जाता है। देन ओर्स आर फ्लोट एंड द गैंग इज सेटल डाउन इन द टैंक। अब यहाँ से एयर को कंप्रेस करके अंदर भेजा जाता है, यहाँ से एयर निकल रही, यहाँ से एयर निकल रही, यहाँ से एयर निकल रही, जो कि इसमें क्या उत्पन्न कर देती है, ऐसे झाग, ऐसे झाग रिप्रेजेंट करती है। और इस झाग में आपका ओर्स क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं और गैंग जो होती है वो यहाँ पर नीचे बैठ जाती है। इस तरीके को क्या कहा जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यानी झाग प्लावन विधि, ठीक। अगला है मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण यानी मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें इस मेथड को कब यूज किया जाता है, जब हमें पता हो कि हमारा जो ओर है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो यानी मैग्नेट की तरफ क्या हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, और जो इम्प्यूरिटी है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो हम लोग क्या करते हैं, इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर्स एंड गैंग। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैग्नेटिक। और ये प्रोसेस जनरली किस पे करा जाता है, आयरन ओर पर, जैसे हेमेटाइट के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिनली ग्राउंडेड ओर यहाँ पे डाला जाता है, ये एक रोलर होता है और ये एक्चुअल में मैग्नेट होता है, और ये पूरा पट्टा भी क्या होता है, मैग्नेटिक ही होता है। तो इसके ऊपर ऐसे 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 चल रहा है, अब ये घूम रहा है। तो जो मैग्नेट नहीं होगा वो थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा इसके स्पीड की वजह से, और जो मैग्नेट होगा वो इस पे चिपका रहेगा, वो थोड़ा सा पास जाके इधर की ओर गिरेगा। तो ये आपको मिल जाता है क्या, ओर, और ये क्या मिल जाता है, गैंग। ये क्या मिल जाता है, गैंग, और ये क्या मिल जाता है, ओर। तो ओर जो होता है वो आपको मैग्नेट में चिपका रह जाता है, जिसकी वजह से इधर की ओर गिरता है, और गैंग जो होता है वो इधर की ओर गिरता है। तो इस टाइप के विधि को क्या कहा जाता है, इस टाइप के प्रोसेस को मैग्नेटिक सेपरेशन विधि यानी मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। इज इट क्लियर, मतलब एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लीचिंग, इसको कहते हैं निक्षालन। लीचिंग इज द
अदर प्रोसेस लीचिंग, इसको बेटा हम लोग कहते हैं केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। अब ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, उन सब प्रोसेस में क्या था, वो सब फिजिकल प्रोसेस थे, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, बट यहाँ रिएक्शन होगी, इसलिए लीचिंग इज द केमिकल प्रोसेस, इसीलिए इसको हिंदी में आप निक्षालन बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सम केमिकल प्रॉपर्टीज, द मेटल एंड द इम्प्यूरिटी, द पाउडर्ड ओर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। पाउडर्ड ओर क्या होते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि इम्प्यूरिटी आर नॉट सोल्यूबल, जबकि इम्प्यूरिटी क्या होती है, सोल्यूबल नहीं होती है, बट ओर्स आर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट ओर कंटेन्स Fe2O3 SiO2 एसेट्रा। जैसे बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का ओर होता है, तो एल्युमिनियम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, बॉक्साइट ओर में Fe2O3 और SiO2 होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट के साथ घोल देते हैं, तो उसमें ये नहीं घुल मिक्स हो पाती है, सिर्फ आपका कौन मिक्स हो पाता है, आपका मिक्स हो जाता है एल्युमिनियम। तो जैसे एग्जांपल के लिए द फिनली पाउडर ऑफ ओर इज ट्रीटेड विद हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जैसे एल्युमिनियम को हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे यहां पर क्या था, फिर से एक बार समझिएगा, थोड़ा सा जल्दी कर दिया मैं। तो जैसे एल्युमिनियम है वो घुल जाएगा किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, और ये दोनों नहीं घुल पाएंगे, तो जो सॉल्वेंट हमने बनाया है सोल्यूशन, उसको हम अलग कर लेंगे और इनको फिल्टर करके बाहर कर देंगे, हो गया काम खत्म हमारा। इस तरीके का प्रोसेस क्या होता है, लीचिंग कहलाता है, निक्षालन कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे बेयर्स प्रोसेस होता है एक, बेयर्स प्रोसेस से हम लोग एल्युमिनियम को बाहर करते हैं। तो द फिनली पाउडर्ड ओर इज ट्रीटेड, फिनली पाउडर्ड ओर को क्या किया जाता है, ट्रीटेड किया जाता है किसके साथ, हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन which react with Al2O3 present in bauxite or ore to form sodium meta-aluminate। अब क्या होता है, देखो जैसे Al2O3 है, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाया गया। अब बॉक्साइट में जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो तो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, और ये दो जो प्रेजेंट हैं ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लिया। अब इसको मैंने अलग कर लिया, अलग करने के बाद ये वाटर के साथ क्या होता है, सॉल्युबल होता है, इसको मैंने वाटर में डाल दिया, यहाँ पे बन गया AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया और NaOH अलग हो गया। उसके बाद फिर AlOH को हमने क्या किया, गरम कर दिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, और क्या बना लिया, Al2O3। अब Al2O3 हमको किससे, बॉक्साइड से बाहर मिल गया, और Fe और SiO2 पहले ही क्या हो गए, अलग हो गए। पहले स्टेप में इन दोनों को मैंने अलग कर दिया, और फर्दर फिर से मैंने Al2O3 को इससे क्या कर लिया, बाहर कर लिया बॉक्साइड से, जबकि बॉक्साइड में ये Al2O3 यानी ये जो Al2O3 है ये बॉक्साइड में प्रेजेंट थे, लेकिन इनको बाहर नहीं कर पा रहे थे, इनको बाहर नहीं कर पा रहे थे, तो इनको बाहर करने के लिए हमने क्या करा, इनको बाहर करने के लिए हमने इस तरीके का उपयोग किया। तो इस टाइप का तरीका क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है, निक्षालन कहलाता है। तो पहले हमने बॉक्साइट को ट्रीट करवाया किसके साथ, NaOH के साथ, जिसमें बॉक्साइट में प्रेजेंट Al2O3 इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हाइड्रोजन यानी वाटर के साथ मिक्स किया, इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, फिर इसको गर्म कर दिया, Al2O3 हमको अलग से प्राप्त हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब उसके बाद क्या होता है कि लीचिंग में दो प्रोसेस होता है बेटा। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर खत्म हो गया, अब ये थर्ड स्टेप पे आ गए हम लोग। थर्ड स्टेप में मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्रोसेस होता है ऑक्साइड फॉर्म करना, दूसरा प्रोसेस होता है क्या, दूसरा प्रोसेस होता है आपका रिडक्शन। तो अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका पहला प्रोसेस, मतलब कि ऑक्सीजन फॉर्म करना। अगर आप इधर पीछे जाएंगे तो जो मैंने आपको 2-3 स्टेप बताए थे, ये तो ये हो चुका,
ये भी हो चुका। अब हम आ रहे हैं थर्ड स्टेप पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात की जा रही है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे क्या होगा, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पहला प्रोसेस है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक एक ऐसा प्रोसेस है बेटा कि इसमें मेटल को हम लोग एयर के प्रेजेंस में नहीं गर्म करते हैं, मतलब इसको हम भूज तो रहे हैं, मतलब इसको हम गर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एयर प्रेजेंट नहीं है, हवा प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है जनरली किसके लिए होता है, कार्बोनेट। ये प्रोसेस स्पेशली फॉर कार्बोनेट ओर्स के लिए, स्पेशली फॉर किसके लिए, कार्बोनेट ओर। क्योंकि कार्बोनेट ओर को जब हम लोग गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बोनेट बाहर हो जाता है और हमको प्योर मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। जैसे व्हेन कार्बोनेटेड ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिलेशन, इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। जब कार्बोनेट ओर को हवा के प्रेजेंट में ना गर्म करें, मतलब कि हवा जब ना रहे, हवा के एब्सेंस में गर्म करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कैल्सिनेशन। तो एयर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको O2 नहीं मिलना चाहिए। द प्रोसेस यूज्ड फॉर फॉलोइंग चेंज, इसको किसके लिए यूज किया जाता है, नंबर 1 टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड, कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। टू रिमूव वाटर फ्रॉम द हाइड्रेटेड ओर्स, हाइड्रेटेड ओर यानी कुछ आपने ओर्स देखे होंगे उसमें डॉट करके ऐसे H2O लिखा होता है, वो क्या है, हाइड्रेटेड ओर है, उसमें हाइड्रोजन यानी वाटर को अलग करने के लिए ये किया जाता है। टू रिमूव वोलेटाइल इंप्यूरिटीज फ्रॉम द ओर्स, अब कुछ ऐसी इंप्यूरिटी हैं जो गर्म करने पर उड़ सकती हैं, तो ऐसे इंप्यूरिटीज को दूर करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस का उपयोग करते हैं, यानी वोलेटाइल इंप्यूरिटी को दूर करने के लिए भी हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसको हमने गर्म किया, क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड CO2। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। इसी तरीके से ये क्या है, आयरन कार्बोनेट यानी फेरस कार्बोनेट या फेरिक कार्बोनेट, नहीं फेरिक कार्बोनेट सॉरी, ये क्या है, फेरिक कार्बोनेट, ये क्या है, फेरिक कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या बन गया, FeO CO2। तो FeO क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। इसी तरीके CaCO3 MgCO3। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट एक साथ है, तो यहाँ पर देखो गर्म करने पर क्या होगा, CaO बनेगा, MgO बनेगा और CO2 बन जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, बाहर हो गई। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, निस्तापन। अब निस्तापन में याद रखिएगा C है, C है, कैल्सी, 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 कैल्सी मीन्स कार्बोनेट, कैल्सी मीन्स कार्बोनेट, मतलब कैल्सी से कार्बोनेट। अगर तो याद रखिएगा कि कार्बोनेट ओर को जब क्या करना हो, ऑक्साइड में चेंज करना हो, तो कैल्सिनेशन किया जाता है। अगला है रोस्टिंग, भर्जन, भूजना। लेकिन अब ये प्रक्रिया क्या होगी, ये एयर के रिस्पेक्ट में होगी, ये हवा प्रेजेंट होगा, हवा प्रेजेंट होगा तब गर्म करोगे तो कहलाएगा रोस्टिंग, और एयर प्रेजेंट नहीं होगी तब गर्म करोगे तब क्या कहलाएगा, कैल्सिनेशन। क्या कहलाएगा, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन किया जाता है कार्बोनेट इंप्यूरिटी को दूर करने के लिए, कार्बोनेट से ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। मेटल कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में, कैल्सिनेशन में। रोस्टिंग में क्या होता है, मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट या फिर सल्फाइड, चाहे सल्फेट हो चाहे सल्फाइड, तो मेटल सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, मेटल ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, रोस्टिंग करते हो। तो कैल्सिनेशन का प्रोसेस होता है कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए, और रोस्टिंग का प्रोसेस होता है मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए। रोस्टिंग जो होता है वो एयर के प्रेजेंस में करवाया जाता है, यानी वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। कैल्सिनेशन के प्रोसेस में एयर प्रेजेंट
नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका जिंक ब्लेंड है, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए जैसे यहां पर क्या है, जिंक ब्लेंड है। जिंक ब्लेंड का मतलब ZnS, हीटेड स्ट्रांगली इन एयर। तो ZnS जब एयर के प्रेजेंस में स्ट्रांगली क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो बना देगा 2ZnO और SO2। यहां से आपका क्या, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर आ गई। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, बाहर आ गई। तो यहाँ पर जो S है वो बाहर हो गई। इसी तरीके से आयरन पायराइड FeS2 कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, FeS2 11O2, तो Fe2O3 SO2, Fe2O3 SO2, Fe2O3 SO2। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तुम्हारा आयरन पायराइड जो है, यानी ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फेरिक सल्फाइड जो है वो कन्वर्ट हो गया फेरिक ऑक्साइड में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया फेरिक ऑक्साइड में। इसी तरीके से जैसे गैलेना है, PbS गैलेना, ये कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, लिथार्ज में, यानी लेड ऑक्साइड में। ठीक है, तो PbS O2 के साथ रिएक्ट किया, PbO बना दिया, SO2 बाहर आ गया। सिनेबार HGS, ठीक है, सिनाबार, सिनाबार क्या होता है, ये आपका मरकरी का सल्फाइड होता है। ये रोस्ट किया गया, क्या हो गया, डायरेक्टली इनटू मरकरी। सिनेबार को तो आप अगर सीधा गर्म कर दोगे ना तो डायरेक्टली ही Hg में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली ही क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, रोस्टिंग। तो इस प्रोसेस से आप क्या करते हो, ऑक्सीजन यानी मेटल का ऑक्साइड बनाते हो। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा रिडक्शन। अगला स्टेप आपका क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्टिंग द मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। अब एक्टिविटी सीरीज में जो लो मेटल, लो प्रेजेंट मतलब कि जो काफी नीचे स्थित हैं, काफी नीचे है एक्टिविटी सीरीज में, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। तो जैसे जो नीचे प्रेजेंट है एक्टिविटी सीरीज में, जो मेटल्स नीचे प्रेजेंट है, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए इनको तो आप डायरेक्टली ही गर्म करो। ये कहते हैं भैया ऑक्सीजन जाओ, मैं अलग हो जाना। इनको आप डायरेक्टली गर्म करेंगे, जैसे Au2O3 गोल्ड का ऑक्साइड है, ये Au और O2 बदल गया, Cu2O है, कॉपर और ऑक्साइड बदल गया, HgO है, Hg प्लस O2 बदल गया। मतलब ये मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज में नीचे प्रेजेंट है, नीचे का मतलब काफी नीचे, जैसे कॉपर, Au, Ag, प्लेटिनम, गोल्ड, मतलब ये सभी जो नीचे प्रेजेंट है, जो लेस रिएक्टिव है, तो इनके ऑक्साइड भी ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए इनको बस डायरेक्टली गर्म करो और ये क्या हो जाते हैं, ये बाहर हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, मेटल्स प्रेजेंट एट मिड ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो मिड ऑफ एक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट है, मतलब बीच में, उनको गर्म कर, उनको उनके ऑक्साइड से मेटल को बाहर निकालने के लिए हमें करना पड़ता है रिडक्शन। और रिडक्शन हम करते किससे हैं, या तो हम लोग रिडक्शन करवाते हैं किससे, कोक से, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से, या फिर हाइड्रोजन से, और या फिर एल्युमिनियम से। लेकिन एल्युमिनियम से हम इसलिए नहीं करवाते क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, एल्युमिनियम इज क्या, एक्सपेंसिव। एल्युमिनियम क्या होता है बेटा, महंगा होता है। अगर हम एल्युमिनियम से रिडक्शन करवा करके और इससे सस्ता मेटल निकाल रहे हैं तो क्या ही मतलब है। ठीक है, हम ऐसे मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जो एल्युमिनियम से सस्ता है, तो हम एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एल्युमिनियम हमारा वेस्ट हो रहा है और जो मेटल हमको मिल रहा है उसका कीमत क्या है, एल्युमिनियम से सस्ती है, तो हम एल्युमिनियम का यूज जल्दी नहीं करते हैं। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कोक का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या हाइड्रोजन का। अब जैसे मान लो ये ZnO है, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाया, Zn प्लस CO बन गया। अब ZnO जो होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड, इसके साथ एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ कोक के साथ ही रिड्यूस होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस नहीं होगा, जिंक वाला, स्पेशली जिंक वाला मैं बात बता रहा हूं। जिंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोक के साथ ही रिड्यूस होगा, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं देगा। अब Fe2O3 है, ये कार्बन के साथ रिएक्शन करवाया, Fe अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया।
इसी तरीके से PbO है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, Pb अलग हो गया, CO2 अलग हो गया। मतलब समझिएगा कि यहाँ पर ये जो जिंक है, ये जो कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ये मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड को खींच ले रहे हैं। यानी यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन का। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है उसको कहते हैं रिडक्शन का। तो मेटल जो मिड ऑफ एक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट है उनका रिडक्शन कुछ इस तरीके से करवाया जाता है। उसके बाद मेटल प्रेजेंट इन एक्टिविटी सीरीज एट टॉप, जो टॉप पर प्रेजेंट है, तो भैया ये इतने टॉप पे हैं, तो इनका जो ऑक्साइड होता है, इनका जो ऑक्साइड होता है ये हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल। तो हाईली स्टेबल होने की वजह से ये इनका रिडक्शन होना बड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो ये क्या करते हैं, मेटल प्रेजेंट एट टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म्स स्टेबल ऑक्साइड, सो इट डिड नॉट गेट reduced by any substances, so we use electrolysis to extract the metal। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस यूज करना पड़ेगा इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, किसके लिए, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो एल्यूमिनियम, अब जैसे Al2O3 है, Al2O3 है, ठीक है। तो Al2O3 है, क्या कर रहा है ये Al2O3 आपका एक्चुअल में, इसको हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे, एक बर्तन लिया, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड डाले, ठीक है। फिर इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसा, ठीक। इसको मैंने ऐसा कर दिया। अब यहां पर मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। इसको मेल्ट करके, स्मेल्टिंग करवा करके इसके अंदर डाल दिया, मतलब इसको पूरा पिघला दिया, प्रगलन, पिघला करके इसके अंदर डाल दिया। इस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। अब मैं करवाना शुरू कर रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी कि ये Al2O3 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Al3+ और O2- में। अब O2- जो है वो यहां पर लिबरेट होगा और Al3+ इधर लिबरेट होगा, ठीक है। Al3+ इधर निगेटिव। तो भैया ये जो एनोड है, जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है उसको कहते हैं एनोड, और जो निगेटिव से कनेक्ट होता है उसे कहते हैं कैथोड। तो कैथोड पर हमको क्या मिल जाएगा, कैथोड पर हमको मिल जाएगा प्योर एल्यूमिनियम, और एनोड पर हमको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस। अलग कर लिया हमने। इसी प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो भाई ये पॉजिटिव से कनेक्ट है ना, तो ये वाला पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कौन जाएगा, ऑक्सीजन, और ये निगेटिव है तो यहाँ पर कौन जाएगा, Al3+। तो यहाँ पर धीरे धीरे एल्यूमिनियम इकट्ठा होता जाएगा और यहाँ पे धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस उड़ती चली जाएगी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो Al2O3 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2Al3+ और 3O2- में। फिर Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्यूमिनियम बना लेता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पर एल्यूमिनियम बना के इसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मेटल को मेटल ऑक्साइड से अलग करते हैं जो एक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर हो। जैसे NaCl, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड अवस्था में तोड़ लेते हैं, और लिक्विड अवस्था में तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया करवाते हैं, Na+ और Cl- अलग अलग हो जाता है। तो एक एनोड पर हमको क्या मिल जाता है, Cl2 गैस, और कैथोड पे हमको क्या मिल जाता है, सोडियम मेटल मिल जाता है। क्लियर है, ये हो गया रिफाइनिंग प्रोसेस। अब रिफाइन कैसे करते हैं, तो रिफाइन करने में भैया 2 तरीके होते हैं। पहला होता है ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड क्या होता है,
ऑक्सीडेशन मेथड ये होता है, दिस मेथड इज यूज्ड क्या ही बताएं। पेज पे थे यार, 25 पे थे ना। एक, हाँ, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मेटल इन दोज केसेस इन विच द इम्प्योरिटीज हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज देन मेटल इटसेल्फ। अब ये तरीका रिफाइनिंग का तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब रिफाइनिंग ऑफ मेटल इन दोज केसेस इन विच द इम्प्योरिटीज हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, यानी इम्प्योरिटीज के अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी पहले से ज्यादा हो, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी पहले से ज्यादा हो, मतलब कि जो आपका मेटल है उससे ज्यादा हो, पहले से ज्यादा नहीं, सॉरी, जो इम्प्योरिटी है उसकी ऑक्सीडाइज होने की क्षमता मेटल से ज्यादा हो, तो इस प्रक्रिया को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे इम्प्योर आयरन, जैसे पिग आयरन और कास्ट आयरन है, इसको कैसे रिफाइंड किया जाता है? बात, इसके ऊपर ब्लास्ट ऑफ एयर ब्लो करवाई जाती है, यानी बहुत ढेर सारी हवा ब्लो करवाई जाती है, तो इसके अंदर जितने भी इम्प्योरिटी होती है, लगभग CO2, SO2, P2O5, ये सब क्या हो जाते हैं? गेट रिमूव्ड हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। अब ये रिफाइनिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपने पहले से जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया है, जैसे आपने एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया है, आयरन एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो ये सब जो मेटल्स आपने निकाले हैं, फाइनली पूरा प्रोसेस करने के बाद, रिडक्शन करने के बाद, तो यहाँ पर जो आपको मेटल मिल रहा है वो एक्चुअली 99% प्योर नहीं होता, मतलब कि 100% प्योर नहीं होता है। इतनी प्रोसेस से गुजरने के बाद भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है, इसलिए हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है रिफाइनिंग प्रोसेस। अगला जो प्रोसेस है, दूसरा तरीका, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, यानी इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं ऐसे बर्तन, एकदम बढ़िया से देखते जाइए, तो मजा आ जाएगा आपको कैसे करना है। यहां पर आपने लगाया 2 इलेक्ट्रोड और यहां पर आपने लगा दिया ये, इसको आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ये प्लस से कनेक्ट कर दिया, ये माइनस से कनेक्ट कर दिया, ठीक। प्लस से कनेक्ट करने का वाला कौन सा होता है बेटा? एनोड। निगेटिव से कनेक्ट करने वाला क्या होता है? कैथोड, ठीक। तो एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और यहां पर होता है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया। कैथोड क्या होता है? निगेटिव होता है, और यहां पर होती है रिडक्शन की प्रक्रिया। रिडक्शन मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, ठीक। अब देखो अगला सिस्टम, अब आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? इसके अंदर आपने
इसके अंदर आपने डाल दिया जो भी आपको रिफाइन करना है, जो भी मेटल को, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने सोल्यूशन डाला है वो ऐसा मेटल है जो आपने मेटल यहाँ पर रिडक्शन के बाद प्राप्त किया है। जैसे रिडक्शन के बाद आपने मान लो प्राप्त किया है कॉपर, तो कॉपर में कुछ इम्प्योरिटी होगी, तो आपने यहाँ पर जो जिस मेटल को आपको प्योर करना है यहाँ पर आप लगाएंगे कॉपर, यानी पॉजिटिव के साथ। एनोड कौन सा बनाएंगे? कॉपर को। और जो दूसरा मेटल है इसको कोई ऐसी चीज बना लेंगे जिसके ऊपर कॉपर की बस लेयर आके चढ़ जाए, और फिर उसको आप, या आप एक काम कर सकते हैं, एक प्योर कॉपर जो एकदम प्योरेस्ट है, हमारे पास पहले से प्योरेस्ट फॉर्म में पड़ा होगा ना, तो उसको आप ये बना लेंगे, ये प्योर कॉपर। प्योर कॉपर को आप निगेटिव से कनेक्ट कर लेंगे। यहां डाल देंगे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी कैसा होगा? लाइक CuSO4, जैसा आपका मेटल है उसी से रिलेटेड कोई आप सोल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे आयरन का कर रहे हो तो FeSO4 डाल दो, कॉपर का कर रहे हो तो CuSO4 डाल दो। अब होगा क्या, यहां से जो कॉपर होगा वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो कॉपर होगा ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके कॉपर कहाँ चला आएगा? यहाँ पर। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 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 इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे पहुंचेगा। जैसे ही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वैसे ही निगेटिव टर्मिनल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और ये Cu2+ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu बना लेगा। यानी प्रोसेस कुछ ऐसा होगा कि Cu पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या बन जाएगा? Cu2+। और ये प्रक्रिया कहाँ पर होगी? एनोड पर होगी। और एनोड पर भाई जब निगेटिव चार्ज का लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसलिए एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। उसके बाद ये जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्सेप्ट कर रही है। Cu+ 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पर क्या बना ली? Cu बना ली। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ हुआ बेटा? कैथोड पर हुआ। निगेटिव टर्मिनल पे आपका हुआ रिडक्शन और पॉजिटिव टर्मिनल पे आपका हुआ ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से आप कॉपर को इस वाले यानी इम्प्योर कॉपर मेटल वाला जो प्लेट था आपका, यहाँ पर इम्प्योर कॉपर लगा था जिसमें कुछ इम्प्योरिटी थी, उससे आपने प्योर कॉपर निकाल करके इधर कर लिया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बस इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा कोरोजन वगैरह भी इस चैप्टर से है, लेकिन वो सब आप पहले ही पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, तो उसको कोई जरूरत नहीं है कई बार पढ़ने की। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही आपके लिए था, और इस चैप्टर में इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको 100% है बोर्ड में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। तो सेशन को पूरी तरीके से पूरा अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। आपको अब इस मेटल और नॉन मेटल में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यदि होती भी है तो कमेंट सेक्शन खुला है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है, इस आईडी को, इस पे आप मैसेजेस डाल सकते हैं, DM कर लीजिए। फेसबुक है इसी नेम से, ठीक है। इन सब पे आप क्या जा करके आप पूरा देख सकते हो, और इन सब पे आप आराम से मुझे कमेंट कर सकते हो या मैसेजेस कर सकते हो, ताकि मैं आपकी हेल्प पूरी तरीके से कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।